Konnichiwa guys, I'm Yogiraj Jakkal welcoming you on our new channel Loops of Biology। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 8 देखने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में। देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनल रंग दिखाने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज राइबोसोम। अगर मैं राइबोसोम की बात करता हूं, सो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसके वजह से क्या होने वाला है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी दिखेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी दिखने वाला है। सो राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है। सो जिसके वजह से दिस इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अगर दोनों में प्रेजेंट है तो इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस चाहिए जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दिख के आएगा। सो देखते हैं डिफरेंस कैसा रहने वाला है। सो इफ आई एम कंसिडरिंग प्रोकैरियोटिक सेल, वहां पे कौन सा था, 70s राइबोसोम। बट वही अगर मैं यूकैरियोटिक सेल में देखता हूं तो वहां पे क्या रहने वाला है, 80s राइबोसोम। ठीक है। अब ये एस एस क्या बोल रहे हो सर आप, ये एस होता क्या है? हमने तो एस बस सेकंड में पढ़ा है, तो ये एज गुड एज सेकंड ही है, बट दिस इज योर स्वेड बर्ग्स यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस स्टैंड्स फॉर स्वेड बर्ग्स यूनिट। अब एग्जैक्टली स्वेड बर्ग्स यूनिट है क्या? ठीक है, if I'm moving to your Swedberg's unit, so one Swedberg unit is equal to 10 raised to minus 13 second. ठीक है, so this is nothing but your sedimentation time। ठीक है, कितने टाइम में राइबोसोम सेटल होगा इन अ ट्यूब, दैट इज नथिंग बट योर स्वेडबर्ग्स यूनिट। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। सो इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड साइज। इजी है। सो अब एग्जैक्टली ये 70 एंड 80s को डिवाइड कैसे गए? क्योंकि अगर मैं पिछले स्लाइड पे देखूं, सो यहां पे क्या दिख रहा है, राइबोसोम का एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। सो अगर दो सब यूनिट है तो राइबोसोम क्या पहले से जुड़ा हुआ रहता है या बाद में जाके जुड़ेगा या सेल्फ असेंबल होगा? सारी कहानी देखते हैं आगे जाके कि कैसे एग्जैक्टली राइबोसोम आने वाला है। ठीक है। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए। ठीक है, किससे बना है, आर आरएनए। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। सो अब राइबोसोमल आरएनए इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियोलस। जब हम लोग न्यूक्लियस सीखेंगे, सो उसके अंदर एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस आर आरएनए बनाता है प्लस राइबोसोम भी बनाता है, एंड फाइनली ये राइबोसोम कहां से बन रहा है, फ्रॉम न्यूक्लियोलस। फिर बाहर जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसका प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग होगा, एंड फाइनली द राइबोसोम इज कमिंग विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोलस में जाएगा, यहां से कहा जाएगा, विद इन योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्रॉपरली असेंबल हो जाएगा, एंड फाइनली कहां पे आएगा, विद इन द साइटोप्लाज्म।
ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसके पास दो फेट है, एक तो वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही रह सकता है, या फिर वो कहा जा सकता है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन। ठीक है। सो देयर आर टोटल टू फेट्स of ribosome. It can stay within a cytoplasm, stay within cytoplasm, या फिर it can move on, it can move on to endoplasmic reticulum। ठीक है, इट कैन मूव ऑन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे क्या बनेगा फाइनली, आर ई आर, दैट इज नथिंग बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम अगर मैं बात करता हूं, सो दिस राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, सो ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस का नाम रहता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन कैसे होगा, जब मेरे पास एम आर एन ए प्रेजेंट है, और एम आर एन ए किस में कन्वर्ट होने वाला है, इनसाइड माय प्रोटीन। ठीक है। सो यहां पे मेरे पास क्या रहने वाला है, एम आर एन ए, जिसको कौन देखेगा, राइबोसोम, एंड किस में कन्वर्ट कर देगा, इनसाइड द प्रोटीन। अब राइबोसोम के दो टाइप्स देख लेते हैं। सो व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के पास एक तो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, लार्ज सब यूनिट है, और दूसरा कौन सा है, योर स्मॉल सब यूनिट। अब ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट वन इज 70S, which is present in prokaryotes। ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप तो राइबोसोम है, बट इसका जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज मेड अप ऑफ 50S, एंड स्मॉल सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 30S। अब वापस वही बात आ गई, 50 और 30 तो 80 हो रहा है, आप 70 कैसे बोल रहे हो सर। सो दैट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ सेडिमेंटेशन टाइम विच वाज मेजर्ड इन द स्वेडबर्ग्स यूनिट। कुछ ही देर पहले हम लोगों ने यही बात सीखी थी कि राइबोसोम का डेंसिटी एंड द साइज, जिसके ऊपर ये फाइनली जाके सेडिमेंट होगा, सेडिमेंट मतलब सेटल होगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड माई 50 एंड 30S। वही अगर मैं 80S की बात करूंगा, दैट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इसकी झलक भी नहीं दिखेगी, दैट इज नथिंग बट हैविंग 60S एंड 40S सब यूनिट्स। ठीक है, लार्ज सब यूनिट कैसा रहेगा, 60S, स्मॉल सब यूनिट कैसा रहेगा, 40S। अब सर अगर इसको दो सब यूनिट दिए हैं, क्या इन दो सब यूनिट्स का अलग अलग फंक्शन है, हाँ है भाई। ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहने वाला है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट का अलग अलग फंक्शन भी रहने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल सब यूनिट फर्स्ट। जब कभी भी मेरे पास अगर एक एम आर एन ए आ जाता है, आ गया आ गया आ गया, ठीक है, कहां पे आने वाला है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब ये एमआरएनए आने के बाद क्या ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, क्या ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है। ठीक है, वापस सुनिए एक बार, दैट इज नथिंग बट क्या ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है या यूकैरियोटिक एमआरएनए है। ये एमआरएनए स्पेसिफिसिटी डिसाइड करने का काम किसका है, यार स्मॉल सब यूनिट। सपोज ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, तो ये स्मॉल सब यूनिट में कितने टाइप्स थे मेरे पास, टू डिफरेंट टाइप्स, एक तो था 30S, एक क्या था, 40S। अब 30S के अंदर देर इज 16S आर आर एन ए। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन है,
और 40s के पास क्या है, 23s आर आरएनए। ठीक है, दिस टू आर माय कॉन्जर्व्ड सीक्वेंस। ठीक है, कैसे सीक्वेंस है, कॉन्जर्व्ड सीक्वेंस। अब ये कॉन्जर्व्ड सीक्वेंस मतलब क्या, कि थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए अगर डिटेक्ट करना रहेगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है। किसके पास प्रेजेंट है, ऑन द राइबोसोम। क्यों, क्योंकि राइबोसोम किससे बना था, हमारे आरएनए से। समझ में आ रही है बात। सो यहां पे क्या आने वाला है, mRNA को डिटेक्ट करने के लिए देयर इज सम सीक्वेंस दैट इज नॉट चेंज्ड throughout the evolution inside the ribosome and which is specific for a particular cell type। ऐसा सीक्वेंस जो सेल टाइप के लिए स्पेसिफिक है एंड जहां पे क्या रहने वाला है, सेल टाइप के लिए स्पेसिफिक रहने के बावजूद भी तुम्हारा जो राइबोसोम है that is having some conserved sequence। ठीक है, so this conserved sequence is completely having a different name। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, सो इसी सीक्वेंस को बोला जाता है शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस। वही अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, सो इस चीज को बोलेंगे हम लोग कोज़ेक सीक्वेंस। सो हमारे पास दो टाइप के सीक्वेंस है। एक कैसा है, 16s आरएनए वाला, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस। दूसरा क्या है, 23s आरएनए वाला, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोज़ेक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस नॉट ओनली फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एमआरएनए बट फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में भी काम आते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री, दैट इज नथिंग बट फैमिली ट्री या जेनेटिक ट्री, जहां पे क्या होने वाला है, तुम लोग दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर सकते हो कि हमारा ये पूर्वज कहाँ से आया है। ठीक है, ये अभी का जो बंदा है वो पीछे किसके साथ जुड़ा हुआ था, किसके साथ इसका नाता जुड़ा हुआ था। सो दैट इज नथिंग बट योर फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग 16s आरआरएनए और 23s आरआरएनए की स्पेसिफिसिटी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कि यार लार्ज सब यूनिट। सो पहले एक बार स्मॉल सब यूनिट चिपक के एमआरएनए को डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद कौन आता है, तुम्हारा लार्ज सब यूनिट। अब इसमें भी तो दो टाइप थे, एक कौन सा था, 50s, दूसरा कौन सा था, 60s। अब 50s के अंदर देयर इज अगेन 23s आरआरएनए और 60s के अंदर देयर इज 28s आरआरएनए। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, एज अ एंजाइम काम करना चालू करते हैं, जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइबोजाइम। जब एक राइबोसोम एज अ एंजाइम काम करना चालू कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरआरएनए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, राइबोजाइम। एक काम था एमआरएनए की स्पेसिफिसिटी डिटेक्ट करना। सो कॉन्जर्व सीक्वेंस ने क्या किया, स्पेसिफिक एमआरएनए तो ढूंढ लिया, बट एमआरएनए ढूंढने के बाद हम लोगों को जो प्रोटीन सिंथेसिस करना है उसमें कौन एंजाइम काम करेगा, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज सब यूनिट। सो राइबोसोम की वापस एक बार अगर क्विक रिवीजन देखे तो हम लोगों के पास क्या आया था, एमआरएनए। एमआरएनए के बाद आया था लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब उसमें से जो स्मॉल सब यूनिट है वो पहले जाके चिपक गया और उसने क्या किया, एमआरएनए की स्पेसिफिसिटी ढूंढ ली। कैसे ढूंढी,
with the help of conserved sequence जो कि था 16S rRNA and 23S rRNA. After attachment of small subunit with mRNA, यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज सबयूनिट आ गया. लार्ज सबयूनिट चिपकने के बाद उसके एंजाइम एक्टिविटी चालू हो गए एंड फाइनली एंजाइम्स की एक्टिविटी चलने के बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस विल बी सुपरली ऑन. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैं राइबोसोम्स की बात, ठीक है, अगर मैं राइबोसोम्स की बात करता हूं, सो यहां पे द यूनिट्स आर नॉट असेंबल्ड. बराबर है ना. यहाँ पे यूनिट्स असेंबल्ड ही कहा थे, अपने आप साइड में घूम रहे थे. जब एमआरएनए आया फाइनली जाके वो असेंबल्ड हो गए एंड देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन आफ्टर डिटेक्शन ऑफ एमआरएनए. ठीक है. सो यूनिट्स पहले क्या थे, असेंबल नहीं थे. कब असेंबल हुए, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक mRNA, the assembly starts to form. ठीक है. यहां पे क्या हो रहा था, उसके बाद में जाके असेंबल होना चालू हो गया था. अब कुछ टाइम में, ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल वहां पे क्या रहता है, कंटिन्यूअस प्रोटीन प्रोडक्शन चाहिए. सो मेरे पास एमआरएनए तो आ गया है. ठीक है. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस और लार्ज प्रोटीन प्रोडक्शन, ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एक राइबोसोम है वो तो बस एक टाइम का प्रोटीन बना रहा है. सो एमआरएनए पे ऐसे करते करते बहुत सारे राइबोसोम चिपकना चालू हो जाते हैं. ठीक है. सो एक ही एमआरएनए पे मेरे पास क्या है, मल्टीपल राइबोसोम्स. सो इसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम कंडीशन. आसान है. सो यहां पे क्या हो रहा है, जब कभी भी प्रोटीन प्रोडक्शन हाई चाहिए या फिर कंटिन्यूअस प्रोटीन प्रोडक्शन चाहिए, तब जाके एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स चिपक जाते हैं. एंड दैट केस इज नथिंग बट योर पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम. यहां तक बात समझ में आ रही है. ठीक है. अगर मैं बाउंड राइबोसोम्स की बात करता हूं, सो जनरली जो बाउंड राइबोसोम्स है ऑन योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जनरली ऐसे ही प्रोटीन बनाते हैं जो एक तो सेल मेम्ब्रेन पे काम करेंगे या फिर सेल के बाहर काम करेंगे. सो बाउंड राइबोसोम्स किस पे, ऑन ईआर. ये क्या करेंगे, एक तो मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाएंगे. ठीक है. क्या बनाएंगे, एक तो मेम्ब्रेन प्रोटीन और प्रोटीन that can exocytosed out. ठीक है. सो ये चीजें कौन करेंगे, बाउंड राइबोसोम्स ऑन द ईयर. और ये कब होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपेरेटस. अगर मैं एग्जांपल में बात लूं, सो दैट एग्जांपल विल बी रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. ओ भाई, ये कोई मौसम्बी जूस नहीं है. ठीक है. पैनक्रियाटिक जूस मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. ठीक है. सो यहां पे जो एंजाइम्स बनेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है. ऐसे एंजाइम जो पैनक्रियास बना रहा है, ठीक है, एंड देन इट इज रिलीजिंग आउट ऑफ द सेल. ठीक है.
जो सेल्स का नाम क्या रहता है, एसिनर सेल्स। ठीक है, सो ये एसिनर सेल्स जब कभी भी कोई एंजाइम बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो उन सेल्स के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एंड दैट ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इजी है। सो लेट्स सी योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियस। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इज नथिंग बट योर न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन्स तो है, बट यहां पे क्या है, छेद है। ठीक है, सो ये छेद रहने के वजह से ये मेम्ब्रेन कैसा होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेरे पास डबल मेम्ब्रेन वाले बस दो ही सेल ऑर्गेनल्स है which have continuous double membrane structure, that is mitochondria and plastid. but वही अगर मैं न्यूक्लियस में जाता हूं, it has a double membrane structure but that double membrane is discontinuous। ठीक है, बट वो कैसा रहने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। अब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा, सो यहां पे देयर इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस पार्ट, ये वाला पार्ट इज नथिंग बट माय आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वही अगर मैं अंदर वाला मेम्ब्रेन रहता हूं, सो दैट इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मेश लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सो जब कभी भी मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं, सो यहां पे क्या है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, ONM, एंड देयर इज गोइंग टू बी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बस इसलिए बनाए गए हैं सो दैट तुम्हारा मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म और इसका ग्राउंड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्पेस जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो विड्थ है, ठीक है, इसका जो विड्थ है दैट इज 10 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर। और जो काम रहेगा, वो काम तो बड़ा स्पेसिफिक है, दैट it separates the cytoplasm। ठीक है, it separates the cytoplasm from न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो ये तो समझ में आ गया कि जब कभी भी मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं, इसका ग्राउंड सब्सटेंस कौन रहने वाला है। सो द ग्राउंड सब्सटेंस फॉर nucleus is going to be your न्यूक्लियोप्लाज्म। देखेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली। सो नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पे जो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, द मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन जो है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, सम पोर्स। ठीक है, जिन पोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियो पोर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखने वाला है, सम पोर्स, जिसका नाम क्या रहने वाला है, न्यूक्लियो पोर्स। अब ये न्यूक्लियो पोर कभी भी छेद रहेगा तो कोई चीज अंदर बाहर ही जाने वाली है, और कहीं तो जाने नहीं वाली। ठीक है, नलायको कुछ दूसरा मत सोचो।
सो यहाँ पे क्या होने वाला है, न्यूक्लियोपोर के थ्रू देयर इज गोइंग टू बी एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस को चाहिए वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, जो मॉलिक्यूल सेल्स को चाहिए वो न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो न्यूक्लियोपोर से जनरली द एक्सचेंज ऑकर्ड ऑफ exchanged occurs between your mRNA, जो न्यूक्लियस से क्या होगा, बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइबोसोम, जो भी जनरली क्या हो जाएगा, बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इफ देयर इज स्पेसिफिक हार्मोन, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब इसको इतना डिटेल में समझने से पहले बस एक प्रोटीन के टर्म्स में समझ लो। सो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर सपोज प्रोटीन रहेगा, वो कहाँ आ जाएगा, विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सो यहाँ पे कोई चीजें न्यूक्लियस से बाहर जाएगी या कोई चीजें न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगी। अब न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन तो रखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी गवर्न कर रहा है सेल की। सो इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए देयर इज न्यूक्लियर लैमेला। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर लैमेला। सो इट इज प्रेजेंट ऑन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ मेश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा है, जाली जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। दिस इज प्रेजेंट ऑन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मेंटेन्स structure of, ठीक है, it maintains the structure of nucleus। ठीक है, इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन रखना। अब न्यूक्लियस को मेंटेन तो रख लिया, बट क्या कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकता है, नहीं, दैट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे क्लब्स के अंदर एंट्री रहेगा, सो तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड्स को एक पर्टिकुलर आउटफिट वेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा ही आ जाए तो उसको क्या एंट्री देंगे, नहीं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। सो बाहर क्या रहते हैं, बाउंसर लोग। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, क्लब को गार्ड करके रख रहे हैं। सो वैसे ही कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वैसे ही कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली गार्ड्स न्यूक्लियोपोर। ठीक है, जब कभी भी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जब कभी भी सपोज ये अपना न्यूक्लियोपोर है, सो न्यूक्लियोपोर के अराउंड अपने पास क्या है, सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब कभी एक एक्स मॉलिक्यूल विच इज स्पेसिफिक फॉर द न्यूक्लियोपोर आता है, तब ये गार्ड क्या हो जाएंगे, बाजू में हट जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। अब न्यूक्लियोपोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और न्यूक्लियोपोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये सारे गार्ड वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सो जिसकी वजह से अपना जो भी मॉलिक्यूल है दैट कैन एंटर्स डायरेक्टली विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये पोर में से मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स मॉलिक्यूल एंटर्ड विद इन द न्यूक्लियस। सो जो भी मॉलिक्यूल को एंट्री चाहिए, ठीक है, द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, the protein complex moves to provide entry to specific molecules। ठीक है, सो हमारे पास न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें थी,
एक न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब दो मेम्ब्रेन में मेरे पास दो कैटेगरी थे, एक तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके बीच में देयर इज अ स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बराबर। अब ये जो आईएनएम है, इसके नीचे कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियर लैमेला। ठीक है, और ये दोनों मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोपोर, दोज आर गार्डेड बाय प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इतना तो आसान था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था पहले, दैट इज कंप्लीटली गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज इन द साइज ऑफ नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे विद द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस इज नथिंग बट योर न्यूक्लियोप्लाज्म, विच इज ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते। सो देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म दैट एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जब कभी भी मैं न्यूक्लियस के ग्राउंड सब्सटेंस की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, जो कि इधर डीएनए रह सकता है और आरएनए रह सकता है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब डीएनए आरएनए प्रेजेंट है तो वो किसी ना किसी चीज पे प्रेजेंट है, उस चीज का नाम है क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, सो देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसके ऊपर क्या है? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड, it helps to provide a site for DNA and for DNA attachment. ठीक है, it provides a site for DNA attachment. इसके बावजूद there are some proteins which are going to be present. ठीक है, and rRNA तो है, which is one of the important thing present inside the nucleoplasm. यहाँ तक कुछ बात? ठीक है, so there are some ribosomal proteins are also going to be present. So there are some ribosomal proteins are also present. These are finally assembled in cytoplasm. ठीक है, सो ये चीजें इंक्लूसिवली, ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब इस सब चीजों को आगे जाके हम लोग न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस इज बेसिकली स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ आरएनए, दैट इज नथिंग बट राइबोसोमल आरएनए, जो क्या कर रहा है? राइबोसोमल प्रोटीन्स दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये कहाँ भेजे जाएंगे? इनसाइड cytoplasm, and then finally inside your cytoplasm there will be assembled or assembling of ribosomal proteins, जिससे फाइनली मुझे क्या बनाया मिलेगा? दैट इज नथिंग बट योर राइबोसोम। ठीक है, सो राइबोसोम बनाने के लिए मुझे राइबोसोमल प्रोटीन, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है,
उसको कहाँ भेजना पड़ेगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं, सो इसका जो लोकेशन रहेगा विद इन न्यूक्लियस, इट इज नियर टू द न्यूक्लियर पोर। ठीक है। अब न्यूक्लियोपोर के पास में क्यों रखा है, इसके पीछे तो लॉजिक है। न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोपोर के पास में रखा है क्योंकि जब कभी भी ये प्रोटीन भेजने रहेंगे तो ये सारे प्रोटीन सेल्स के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन क्या हो रहे हैं, तुम्हारे न्यूक्लियस के बाहर जा रहे हैं। और जब कभी भी न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे तो गेट तो पास में रहना चाहिए। सो टू सेंड आउट और टू transfer the proteins easily outside nucleus. Outside nucleus, तुम लोगों ने क्या रखा, न्यूक्लियोलस को पास में रखा, किसके, न्यूक्लियोपोर के। अब न्यूक्लियोपोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ इट इज नॉन फंक्शनिंग, इफ इट बिकम्स नॉन फंक्शनल, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाएगा। सो प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दिखना चालू होगा। ठीक है, सो सेल के अंदर कोई राइबोसोम बचेगा ही नहीं। न्यूक्लियोलस ही ऐसी चीज है जो क्या कर रहा है, राइबोसोम बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइट ऑफ राइबोसोम बायोसिंथेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइट ऑफ राइबोसोम बायोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट पार्ट इज योर क्रोमैटिन फाइबर्स। अब क्रोमैटिन फाइबर्स आर बेसिकली दे आर प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस। ठीक है, बट दिस आर थ्रेड लाइक नेटवर्क। ठीक है, दिस आर थ्रेड लाइक नेटवर्क विच हैव a specific independent identity। ठीक है, सो यहां पे क्या है, a thread like network। जो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो यहां कहां प्रेजेंट है, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसकी क्या है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है। अब सेपरेट आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूं, सो जब कभी भी, ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी की जब कभी भी मैं बात कर रहा हूं, दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट है, हर एक फाइबर के पास एक अलग अलग नेचर प्रेजेंट रहने वाला है। सो अब ये फाइबर का काम क्या है, सो द डीएनए इज रिसाइडिंग, रह रहा है ऑन दिस फाइबर्स। एंड फाइनली जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो किसके अंदर है, डीएनए के अंदर। तो डीएनए का घर अगर बोला जाए तो वो कौन है, तुम्हारे क्रोमैटिन फाइबर्स। तो क्रोमैटिन फाइबर्स आर बेसिकली कंटेनिंग डीएनए, बट डीएनए बस अकेला थोड़ी ना रैप किया रहेगा, उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन्स भी अटैच्ड है। ठीक है, सो क्रोमैटिन फाइबर्स आल्सो कंटेन सम हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, ये मॉल बायो में ज्यादा समझ में आएगी, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, और इनके पॉजिटिव चार्ज के वजह से देयर कैन बी इजी रैपिंग, इजी रैपिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। ठीक है, अब ये सारे जो सेट है
वो किसके ऊपर प्रेजेंट रहने वाले हैं? तुम्हारे क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर। इजी, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर के ऊपर डाल दिया किसका सेट? हिस्टोन प्रोटीन्स एंड योर डीएनए। अब कई जगह पे डीएनए क्या हो जाता है? बहुत टाइटली रैप्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी? टाइट रैपिंग हो जाएगी, और इसी जोन को बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? हेटेरोक्रोमैटिन। और किसी जगह पे ये कैसा हो जाता है? लूज रैपिंग हो जाता है, ठीक है। अब ये लूज रैपिंग को बोलेंगे हम लोग यूक्रोमैटिन, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स नहीं है, बट दिस आर सम रीजन्स ऑफ द डीएनए विच कैन बी इधर टाइटली रैप्ड और लूजली रैप्ड। किसके ऊपर? ऑन द हिस्टोन्स। इजी है, ठीक है। अब आगे जाके इसका क्या रोल है ये तो समझना ही है, ठीक है। सो हेटेरोक्रोमैटिन इज बेसिकली, यू कैन से, इनएक्टिव रीजन। एक्टिव नहीं है, ठीक है, बंद पड़ा है। और वही अगर यूक्रोमैटिन बोलूंगा, सो दिस इज माय एक्टिव रीजन ऑन द डीएनए। अब जब कभी भी सेल डिवीजन होना चालू हो जाएगा, ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। सो देयर विल बी कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। और जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्रोमोजोम। सो क्रोमोजोम तब बोला जाएगा जब क्रोमैटिन फाइबर्स छोटे होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और दे विल स्टार्ट कॉइलिंग, ठीक है। हम लोग उसको कॉइल कर रहे हैं एक थ्रेड को, तब जाके थ्रेड का साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। सो क्रोमैटिन फाइबर जो लंबे और पतले थे, अब वो क्या हो गए? छोटे और मोटे हो गए, ठीक है, छोटू मोटू। सो दिस आर नथिंग बट माय क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स, दे आर एबल टू सीन इन मेटाफेज, ठीक है। एक कोई फेज है, एक कोई पीरियड है जो किस में रहने वाला है? सेल डिवीजन के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज, ठीक है। अब ये मेटाफेज में क्या दिखने वाले हैं हम लोगों को? क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो अगर साइंटिस्ट को कोई क्रोमोसोम के नंबर पे या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे स्टडी करना रहेगा, सो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेटाफेज, ठीक है। सो द stage used for chromosome study is nothing but your मेटाफेज। इजी है, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेटाफेज। अब जब कभी भी मैं एक बार, ठीक है, जब कभी भी मैं एक बार मेटाफेज पे इस स्टेज को रोक देता हूं, देन आई कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तब जाके मुझे क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और नंबर ढूंढने रहेंगे, सपोज एक ग्राउंड पे 100 बच्चे रुके। अब कोई एक रैंडम इंसान आता है, वो एक एक करके बच्चे को नहीं गिन सकता, सो वो क्या करेगा? सबको एक लाइन में रुकाएगा और हाइट वाइज उसको अरेंज करेगा। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कैलकुलेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड कैरियोटाइपिंग, ठीक है। सो कैरियोटाइपिंग का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, arrangement of chromosomes according to their length, according to length, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैलकुलेट करने बहुत आसानी होगी। सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सो दैट एग्जांपल इज बेसिकली ह्यूमन सेल। अगर मैं कोई भी एक ह्यूमन सेल कंसिडर करता हूं, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल number of
क्रोमोसोम्स कितने रहने वाले हैं? देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? 23 पेयर्स। अब ये 23 पेयर्स में से कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जो बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, और कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स है जो सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या फिर ओवरऑल जेंडर ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। सो अगर मैं इस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करूंगा, सो पहले आते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जो क्या करेंगे? बॉडी कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, बालों का कलर कैसा रहना चाहिए एंड ऑल। बट वही अगर मैं नेक्स्ट केस कंसिडर करता हूं, इनको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर इसको दूसरा नाम है दैट इज एलोसोम्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहने वाला है? सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम। तो यहाँ पे टोटल 44, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 22 पेयर्स of autosomes are present, and 2 or 1 pair of the sex chromosome is going to be present, which comes out to be total 46 number of chromosomes. Easy है। अब नेक्स्ट पार्ट, इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? इफ आई एम कंसिडरिंग एनी क्रोमोसोम, तो तुम्हारा क्रोमोसोम के अंदर देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोला बना दो और इसके आर्म्स बना दो। रैबिट ही दिख रहा है ये तो, ठीक है। सो अब ये एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी साइड में कुछ एक प्रोटीन चिपका हुआ रहता है। लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं। दिस वन इज नथिंग बट माय क्रोमैटिड आर्म, ठीक है। एक साइड के अगर मैं क्रोमैटिड आर्म्स का पैर पकड़ता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमैटिड। नेक्स्ट पार्ट इज द सेंट्रल पार्ट, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट का नाम सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये सेंट्रोमियर के अराउंड कुछ प्रोटीन्स है, जिस प्रोटीन्स का नाम क्या है? काइनेटोकोर, ठीक है। इसका क्या नाम है? काइनेटोकोर। ये सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाले, और इसी क्रोमैटिड पे एक डीएनए रन हो रहा है, एंड दिस डीएनए इज नोन एज क्रोमोनेमेटा, ठीक है। सो तुम्हारे पास अलग अलग नाम है, दैट इज क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, क्रोमोनेमाटा एंड सिस्टर क्रोमैटिड व्हेनेवर आई एम कंसीडरिंग अ वन क्रोमोसोम। अब बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ centromere there are different types of chromosome. First one is metacentric. अब मेटासेंट्रिक में क्या रहने वाला है? इट लुक्स लाइक वी शेप, एंड दिस इज whenever the centromere is present at middle of the complete length of chromosome. Next case is called as submetacentric. मिडल से थोड़ा दूर, ठीक है, and it acquires your L shape. So L shape is basically जब कभी भी मेरे पास, ठीक है, जब कभी भी मेरे पास सेंट्रोमियर is slightly shifted from center, ठीक है। थर्ड केस इज एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक जे शेप में दिख के आता है, एंड इट इज नियर टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहां पे कहीं तो जाके सेंट्रोमियर क्या हो रहा है? सेटल हो रहा है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्रोसेंट्रिक। एंड फोर्थ केस इज टीलोसेंट्रिक,
दिस टीलोसेंट्रिक इज नथिंग बट आई शेप। जब जेनेटिक्स की बात आएगी तब जाके ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में कवर होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बस ये देख रहे हैं कि क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट होते हैं और क्रोमोसोम्स के कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। एंड दिस टीलोसेंट्रिक इज बेसिकली जब सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ऑन वन एंड। ठीक है, सो यहां तक गाइस वी हैव कवर्ड आवर राइबोसोम, then your nucleus and chromatin fibers. ठीक है, along with the types of chromosome. I hope you have loved this lecture and loved this video. Please do not forget to like, share and subscribe to this channel, and do not forget to press that particular bell icon for the notifications of new videos. Thank you so much guys. Bye bye. See you in the next video.